अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डे 20 ऑफ द कोर्स। हमने प्रीवियसली देखा था कि हम फंक्शंस के साथ कैसे वर्क कर सकते हैं, अरेज के साथ कैसे वर्क कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट्स के साथ कैसे वर्क कर सकते हैं। अब हमने उन्हीं चीज़ों के ऊपर बिल्डअप करना है, कुछ लैंग्वेज के नए फीचर्स देखने हैं। आज जो हम बात करेंगे, आज हमने काफ़ी चीज़ें कवर करनी है। आज हम देखेंगे कि आप अरे के ऊपर मैप फिल्टर और स्प्रेड का कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये चीज़ें क्या हैं। हम अपने पार्ट 3 के प्रोजेक्ट की इंट्रोडक्शन देखेंगे। हम देखेंगे कि वाइल लूप क्या है, हमने ऑलरेडी फोर लूप का यूज़ किया है। और लास्टली ये सारा जो ब्लॉक है ये है आपका एसिंक्रोनस कोड एंड वी विल डिस्कस कि ये एसिंक्रोनस कोड क्या होता है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं मैप और फिल्टर की। जब भी आप मैप और फिल्टर की बात करेंगे तो मैप और फिल्टर आपने याद रखना है कि ये अरे के मेथड्स हैं। अरे के मेथड्स हैं जिनके ज़रिए आप अरे की कॉपी बनाते हो, किसी एग्जिस्टिंग अरे की कॉपी बनाते हो और उसके ऊपर फिर फर्दर ऑपरेशंस अप्लाई करते हो। अब ऑपरेशन से क्या मतलब है, जब भी आप मैप का यूज़ करते हो ना तो आप किसी अरे का यूज़ करते हो और उसके ऊपर फिर फर्दर ऑपरेशंस करते हो उसके एलिमेंट के ऊपर जो उस अरे के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक अरे है, आप इस अरे की कॉपी बना के मैप के जरिए कह सकते हो कि इस अरे के हर एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, राइट। सो आप एग्जिस्टिंग अरे के ऊपर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं। और फिल्टर के अंदर आप क्या कर सकते हो, फिल्टर के अंदर आप कह सकते हो कि मेरे पास एक अरे है जी 1 2 3 4, मैं चाहता हूं कि आप इसी अरे की कॉपी बनाओ, लेकिन जो कॉपीड अरे है उसके अंदर आप सिर्फ वही नंबर रखो जो पूरी तरह से 2 से डिविजिबल है, राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और 4 बस। बाकी सारे जो 1 था और जो 3 था वो फिल्टर आउट हो गए हैं, यानी कि नई वाली अरे से निकल गए हैं। अब इन दोनों को प्रैक्टिकली देखते हैं कि कैसे करना। अगर आपके पास यहाँ पे एक अरे है 1 2 3 4, अब अगर मैं इसके ऊपर मैप का फंक्शन अप्लाई करूंगा, मैप का मेथड अप्लाई करूंगा, arr.map, ऐसे। अब अगर हम इसके ऊपर होवर करेंगे ना तो हमें बताएगा कि इसके अंदर आपको एक कॉल बैक फंक्शन देना है। कॉल बैक फंक्शन का मतलब होता है कि इसके अंदर आपने एक फंक्शन लिखना है। सो इन पेरेंथेसिस के अंदर हम एक एरो फंक्शन लिख देते हैं ऐसे। अब जैसे ही हम लिखते हैं तो वो बता रहा है कि मैंने रिटर्न क्या करना है, मैं आपको इसकी जगह एक अरे रिटर्न करूंगा। और अगर आप गौर से देखें तो इसके अंदर 4 वैल्यूज़ हैं, सारी की सारी अनडिफाइंड है क्योंकि मैंने अभी ऑपरेशन ही परफॉर्म किया। लेकिन ये 4 क्यों है, क्योंकि मेरी ऊपर वाली अरे के ऊपर भी 4 वैल्यूज़ हैं। अगर हमने इसको कंफर्म करना है तो हम एक और अरे बनाते हैं, ARR2 1 2 3। अब मैं कहता हूँ ARR2, तो इसके अंदर 3 वैल्यूज़ हैं। इसका मतलब ये है कि हमें ये तो पता लग गया है कि इसी अरे की कॉपी बन रही है जिसके अंदर एक्सपेक्ट किया जा रहा है एक अरे है जिसके अंदर 3 वैल्यूज़ हैं। अब हमने करना क्या है, हम पहले वाली अरे को पकड़ते हैं। अब हम जो कॉपी बना रहे हैं अरे, उसके अंदर पहली वाली अरे की वैल्यूज़ का यूज़ करके ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। हम पहली वाली अरे की हर एक वैल्यू को कोई रैंडम वेरिएबल नेम दे सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे कह सकता हूँ नम। अब नम बेसिकली क्या है, 1 एक नम है, 2 एक नम है, 3 एक नम है, 4 एक नम है। और मैं कह रहा हूँ कि मुझे आपने अरे के अंदर रिटर्न क्या करना है, नम इंटू 2। इसका मतलब ये है कि हर एक नंबर को 1 2 3 4, हर एक सिंगल नंबर को आपने 2 से मल्टीप्लाई कर देना और मेक श्योर कि आप यहाँ पे रिटर्न लिख रहे हैं। अगर रिटर्न नहीं करेंगे तो आपकी अरे के अंदर नंबर्स नहीं आएंगे, राइट। तो अगर मैं एंटर लिखता हूँ तो अगर देखो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो 2 आता है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो 4 आता है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो 6 आता है, 4 को 2 से करो तो 8 आता है। अब हमें पता है कि ये वैल्यू हमें रिटर्न हो रही है, राइट। तो हम इसको एक वेरिएबल के अंदर सेव कर लेंगे, कॉन्स्ट ARR कॉपीड। तो ARR कॉपीड पे अगर मैं जाता हूँ तो मेरे पास कुछ इस तरह चीज़ें आ जाती हैं, राइट। हमने हमारी एग्जिस्टिंग अरे को कॉपी की है और मैप करके उसी अरे की वैल्यूज़ का यूज़ करके उनके ऊपर कोई परफॉर्म किया है ऑपरेशन और एक नई अरे बना ली है। अब आते हैं फिल्टर के ऊपर। हम कहते हैं जी हमारे पास कॉन्स्ट ARR फिल एक है और इसके अंदर हम लिख देते हैं 2 3 4 5 10 12 27। हम कहते हैं ARR
fill डॉट फिल्टर। सिमिलरली हमने इसके अंदर भी एक एरो फंक्शन पास करना है, हर एक वेरिएबल को हमने एक रैंडम नेम देना है। अब इसके अंदर क्या है, आपने हमेशा एक चीज याद रखनी है, फिल्टर हमेशा वो चीज नई वाली अरे के अंदर रिटर्न करेगी जो ट्रू होगी, जिसकी कंडीशन ट्रू होगी। हमेशा फिल्टर वो चीज न्यू अरे के अंदर अब इससे मेरा क्या मतलब है, ट्रू होगी इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पे कंडीशन देनी है, क्योंकि बुलियन तो तभी आ सकती है ना कि जब आप कोई कंडीशन दो। तो कंडीशन मैं यहाँ पे कैसे दूंगा, मैं कहूँगा कि मुझे नई वाली जो कॉपीड अरे है उसके अंदर सिर्फ वो वाली मुझे नंबर्स दो। देखो अभी वो खाली आ रहा है, खाली क्यों आ रहा है, क्योंकि ये यहाँ पे फिल्टर हो रही हैं चीज़ें। वो कह रहा है कि सिर्फ वो वाली चीज़ें डालो जो चाहिए और जो नहीं चाहिए वो निकाल दो। मैं यहाँ पे कहूँगा मुझे सिर्फ वो वाली नंबर दो जो प्रॉपरली तौर पे डिवाइड हो रहे हैं 2 से और उनका आंसर आ रहा है 0, राइट। सो इसको मैं कैसे कह सकता हूँ, जस्ट अ सेकेंड, इसको हम पैरेंथेसिस के अंदर लिखते हैं और यहाँ पे लिखते हैं रिटर्न करो सिर्फ वो वाले नंबर जो परसेंटेज 2 है और ट्रिपल इक्वल 0। अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है, जो 2 से प्रॉपरली तौर पर डिवाइड हो रहे हैं और उनका आंसर 0 आ रहा है, ठीक है। अब वो कौन कौन से हैं, जो 2 है वो 2 से डिवाइड होगा अगर तो उसका 0 आएगा, अगर 4 है तो 4 2 से डिवाइड होगा 2 आएगा, 2 दोबारा से 2 से डिवाइड होगा 0 आ जाएगा। सिमिलरली 10 है, सिमिलरली 12 है, सिमिलरली 20 है। जो ऑड नंबर्स हैं वो नहीं आ रहे। सिमिलरली अगर मैं कह देता हूँ इसके पीछे, अगर इनको ब्रैकेट में रख के मैं कह देता हूँ, अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, हमें इवन नंबर रिटर्न करो, लेकिन मैं यहाँ पे पीछे एक एक्सक्लेमेशन लगा देता हूँ, इसका मतलब ये है कि इसका उल्टा करो अब। तो अब ये सिर्फ और सिर्फ मेरी नई कॉपीड अरे में मुझे जो ऑड नंबर्स हैं वो रिटर्न कर रहा है। इसी तरह इसकी सिमिलर एक एग्जांपल ये भी हो सकती है कि एक ARR है हमारे पास fill 2 और उसके अंदर कुछ नेम्स हैं। फॉर एग्जांपल एक आयशा नेम है, एक अतरूबा नेम है और एक इब्शाम नेम है। अब मैं कह सकता हूँ कि ARR fill 2 को पकड़ो और इसमें से फिल्टर करो और मुझे सिर्फ रिटर्न करो वो वाले नाम जो ए से एंड हो रहे हैं। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, सिंपली हम यहाँ पे अपने हर एक नेम को एक कह देते हैं कि वो नेम है और वो नेम रिटर्न करते हैं वो वाला जो एंड्स विद ए। तो ए से कौन कौन से नेम रिटर्न एंड हो रहे हैं, जो हो रहे हैं वो मेरी उसकी नई अरे बन गई है, राइट। हम एग्जिस्टिंग अरे के ऊपर ही काम कर रहे हैं लेकिन उसकी कॉपीड अरे में सिर्फ वही चीज़ें ला रहे हैं जो हमें चाहिए। और कौन सी चीज़ें रिटर्न होगी, वो वाली चीज़ें जो ट्रू है। तो जब एक दफ़ा वो चेक करेगा क्या ये वाला नाम ए से एंड हो रहा है, ट्रू है, इसको अरे में डाल दो। क्या तुबा ए से एंड हो रहा है, ट्रू है, इसको भी अरे में डाल दो। क्या इब्शाम हो रहा है, नहीं, इसको निकाल दो, राइट। सो ये है हमारे फिल्टर और मैप। मैप क्या करेगा, आपकी एग्जिस्टिंग वैल्यूज़ के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा। फिल्टर क्या करेगा, आपकी एग्जिस्टिंग वैल्यूज़ के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करके सिर्फ वो वाली वैल्यूज़ आपकी नई अरे में डालेगा जिनका कंक्लूजन ट्रू निकल रहा है। सो फिल्टर ऑलवेज रिटर्न ट्रू, ये आपने याद रखना। अब आते हैं स्प्रेड ऑपरेटर पर। अगर आपको याद हो तो हमने एक चीज़ देखी थी, अगर मैं ARR अपने निकालूं, ARR और ARR2, हम ARR3 के लिए कर सकते हैं
अगर इन तीनों को मैंने इन दोनों को जोड़ना है तो मैं कह सकता हूँ ARR डॉट कॉनकैट, और मैं कह सकता हूँ ARR2। इन दोनों को जोड़ दो, जो आंसर आएगा वो अरे 3 के अंदर डाल दो, राइट। ये चीज़ हम कर सकते हो। यही सिमिलर अगर आपको बिहेवियर चाहिए तो आप एक और तरीके से कर सकते हो। आप कह सकते हो कॉन्स्ट ARR4, और अब मैं यहाँ पे एक एम्प्टी अरे बनाऊंगा। मैं यहाँ पे क्या कहूँगा, ट्रिपल डॉट, और मैं कहूँगा ARR। इसका मतलब सिंपल ये है कि जो मेरी ARR 1 2 3 4 है ना, इसकी जो ये अरे वाली ब्रैकेट्स है ना, इसको ख़त्म कर दो और 1 2 3 4 यहाँ पे लिख दो, ठीक है। सो जब मैं ARR लिख रहा हूँ यहाँ पे ट्रिपल डॉट के साथ, इसका मतलब सिंपल ये है कि यहाँ पे मैं 1 2 3 4 लिख रहा हूँ इकट्ठा। सिमिलरली अगर मैं लिख रहा हूँ ARR2 और ARR3, तो मैं ब्रैकेट्स हटा रहा हूँ, और जब ब्रैकेट्स हट जाएंगी तो यहाँ पे सिर्फ नंबर आ जाएंगे, और वो नंबर किसके अंदर आ रहे हैं, एक नई अरे के अंदर आ रहे हैं, राइट। सो सिमिलर बिहेवियर है कंकैट की तरह, लेकिन ये नया एक कह लें तरीका है जिसके ज़रिए आप कर सकते हो। और इसके अंदर स्पेशलिटी ये है कि आप एक्स्ट्रा वैल्यूज़ का यूज़ कर सकते हो। कंकैट के अंदर आपके पास 2 से ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है। तो मैं ARR4 देखता हूँ अपना, तो उसके अंदर 14 वैल्यूज़ आ चुकी हैं, राइट। आप यही चीज़ ऑब्जेक्ट्स के साथ भी कर सकते हैं। अगर मैं लिखूँ ऑब्जेक्ट1 और मैं कहता हूँ नेम इब्शाम, और मैं कहता हूँ ऑब्जेक्ट2, मैं कहता हूँ कि इसके अंदर जो कुछ ऑब्जेक्ट1 में है वो डाल दो, यानी कि यहाँ पे आ गया नेम इब्शाम, और मैं इसके साथ कह रहा हूँ कि इसके अंदर एक एज भी डाल दो 21। तो ऑब्जेक्ट2 अगर मैं देखूंगा तो उसके अंदर नेम इब्शाम है और 21 एज है। बेसिकली हम इसके अंदर भी क्या कर रहे हैं, जब मैं कह रहा हूँ डॉट 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 ऑब्जेक्ट, तो जो ये करली ब्रेसेस है ना, ये ख़त्म हो जाएंगी, अंदर नेम है ना, ऐसे ये करली ब्रेसेस ख़त्म हो जाएंगी, और ये चीज़ लिखी आएगी इस ऑब्जेक्ट1 की जगह, राइट। तो स्प्रेड ये है। अब देखते हैं हमारा डॉगर्स का प्रोजेक्ट वो क्या है और उसको हमने कैसे इम्प्लीमेंट करना। अब हम बात कर लेते हैं हमारे थर्ड प्रोजेक्ट की। अब थर्ड प्रोजेक्ट में बेसिकली हम अपना सेकंड जो प्रोजेक्ट हमने बनाया था उसी को एक्सटेंड कर रहे हैं, लेकिन कंसेप्ट ये है कि यहाँ पे आपको डिफरेंट डॉग्स की पिक्चर्स आएंगी और आपने बताना है कि उस डॉग की बेसिकली कौन सी ब्रीड है, राइट। सो अगर मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करता हूँ तो ये हमें बताएगा, अगर तो हम गलत सेलेक्ट कर लेंगे हमें वो रेड कर देगा, और राइट वाले ऑप्शन के बारे में बताएगा कि कौन सा राइट ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑप्शंस हैं, राइट। जो लास्ट हमने किया था उसके अंदर 2 ऑप्शंस थे ट्रू फॉल्स, इसके अंदर 3 ऑप्शंस हैं। अब यहाँ पे हमें क्या चीज़ का ध्यान रखना है, एक ये कि जो आंसर्स आ रहे हैं उसमें करेक्ट आंसर आपका दोबारा 2 दफ़ा रिपीट नहीं हो रहा, और ये ध्यान रखना है कि जो भी आंसर आपकी चॉइसेस हैं वो एक सर्टेन नंबर की हैं, आपकी 3 चॉइसेस हैं या 4 चॉइसेस हैं। फिर ये ध्यान रखना है कि आपकी चॉइसेस के अंदर एक करेक्ट आंसर होना लाजमी है, राइट। फिर दूसरी चीज़ यहाँ पे हमारे पास क्या एक्सटेंड हुई है कि आप जब भी पेज को रिफ्रेश करोगे तो आपको एक नई इमेज मिलेगी डॉग की, और उसके अकॉर्डिंग आपको नए ऑप्शंस भी मिलेंगे। अब ये क्यों है, बेसिकली हम इसमें सर्वर का यूज़ कर रहे हैं, हम बाद में देखेंगे कि सर्वर क्या होता है और इसका क्या काम है क्या नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम सर्वर का यूज़ करके बेसिकली किसी जगह से इमेजेस को मंगवा रहे हैं, उसके आंसर्स मंगवा रहे हैं, चॉइसेस का यूज़ कर रहे हैं, और फिर इंटरेक्शन कर रहे हैं बाकी सारी चीज़ों के साथ जावास्क्रिप्ट के ज़रिए, राइट। सो इस प्रोजेक्ट की भी स्टार्टर फाइल आपको इस लेक्चर के बाद मिल जाएगी, आपने उस स्टार्टर फाइल के अंदर ही सारा काम करना है, राइट। अब नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने अपनी स्टार्टर फाइल खोलनी है, उसके अंदर सिमिलरली पिछले प्रोजेक्ट्स की तरह आपको कुछ CSS मिलेगी, कुछ HTML मिलेगी, और फिर लास्ट पे कुछ आपकी स्टार्टर जावास्क्रिप्ट लिखी होगी। अब यहाँ पे हमारे पास शुरू के अंदर एक ब्रीड की अरे है जिसके अंदर सारी ब्रीड्स का नेम है, जैसे कि हमें हमारे प्रोजेक्ट पे नज़र आ रहा है। ये जो सिलेक्शंस हैं इनके अंदर ब्रीड्स का नेम है, ये वाली ब्रीड्स अरे है,
और ये वो चीज़ है जहाँ से ये इमेज आ रही है, ठीक है। इसके बारे में भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमने अभी अपना फर्स्ट टास्क करना है, जो कि है, अगर मैं सिलेक्ट करूँ इसको, हमारा फर्स्ट टास्क ये है कि हमने इस फीचर को बिल्ड करना। ये जो एमसीक्यूज आपको मिल रहे हैं, हमने इसको बिल्ड करना है। कहने मतलब ये है कि हमें चाहिए क्या है, अगर हम यहाँ पे देखें, हमें चाहिए एक लिस्ट। जो जब लिस्ट की बात हो रही है तो हमें अरे चाहिए। हमें कोई फंक्शन बनाना है जो कोई ना कोई अरे रिटर्न करे। अरे रिटर्न करेगा तो फिर ही ये लिस्ट रिटर्न होगी। और लिस्ट के अंदर स्पेसिफिक नंबर्स हैं। यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, आप कह सकते हो, यहाँ 3 किस्म के डेटा वापस आ रहे हैं। सो हमारे पास एक n होगा जो रिप्रेजेंट करेगा कि मेरी लिस्ट के अंदर या मेरी अरे के अंदर कितने नंबर ऑफ डेटा आने चाहिए। उसके बाद इस एक चीज़ ये है कि इसके अंदर एक करेक्ट डेटा होना चाहिए, तो एक करेक्ट आंसर होना चाहिए। करेक्ट, राइट, करेक्ट आंसर होना चाहिए। और नेक्स्ट क्या है कि इसके अंदर 2 रॉन्ग आंसर होने चाहिए। फिर हमने मेक श्योर ये करना है कि कोई भी जो आंसर हो वो रिपीट ना हो, और वो रिपीट कैसे नहीं हो सकता। अगर फॉर एग्जांपल ये करेक्ट आंसर इसमें जाता है, हमें दोबारा चेक करना पड़ेगा। अगर करेक्ट आंसर पहले से ही उस लिस्ट में है तो फिर उसको पुश ना करो, राइट। और फिर लास्टली क्या है, अगर मान के चलते हैं हमारी एरे बनती है ऐसे, करेक्ट आंसर, रॉन्ग आंसर, रॉन्ग आंसर, इस तरह इशू क्या आएगा, इस तरह इशू ये आएगा कि हमारा करेक्ट आंसर हमेशा हमारा पहला होगा। फॉर एग्जांपल ये अगर बॉस्टन बुलडॉग हमारा पहला करेक्ट आंसर है, तो जैसे हम अभी अरे बिल्ड कर रहे हैं तो हमारा करेक्ट आंसर हमेशा पहले में आ रहा है। तो ये काइंड ऑफ चीटिंग का हम किसी को एक तरह मौका दे रहे हैं, राइट। तो हमने लास्ट पे क्या मेक श्योर करना है कि हमारी अरे जो रिटर्न हो रही है वो किसी तरीके से शफल हो रही है, यानी कि बार बार ये इस सी पोजीशन जो है ये W की पोजीशन पे आ रही है और ये W की पोजीशन C की पोजीशन पे जा रही है। बेसिकली अरे शफल हो रही है। जैसे कि हमने चीज़ों को सॉर्ट करके देखा था ना, वैसे ही हम कोई फंक्शन लिखेंगे जो हमारी अरे को शफल करेगा। तो पहले फीचर के अंदर, पहली टू डू के अंदर हमने क्या करना है, एक ऐसा फंक्शन लिखना है जो हमें एक अरे रिटर्न करेगा जिसके अंदर कोई करेक्ट आंसर होगा और 2 रॉन्ग आंसर होंगे। और मेक श्योर ये करना है कि वो अरे शफल हो रही है बार बार, यानी कि अगर C पहले अभी यहाँ पे है तो C हो सकता है बाद में यहाँ पे हो। और लास्टली हमारा करेक्ट आंसर रिपीट नहीं होना चाहिए, हमारा रॉन्ग आंसर भी रिपीट नहीं होना चाहिए, राइट। अगर आप अपनी स्टार्टर फाइल ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ यूटिलिटी फंक्शंस मिलेंगे जो पहले से लिख दिए गए हैं। यूटिलिटी फंक्शंस होते हैं जो हेल्पर फंक्शंस होते हैं, जो आपके दूसरे फंक्शंस के अंदर आपकी हेल्प करेंगे। अब ये वाला रैंडम गेट रैंडम एलिमेंट क्या करेगा, ये बेसिकली जो ब्रीड्स की सारी लिस्ट है, यानी कि ये वाली लिस्ट, कि इसके अंदर से कोई ना कोई रैंडम चॉइस पकड़ेगा जो हम अपनी लिस्ट के अंदर डाल सकते हैं, राइट। उसके बाद ये शफल अरे क्या करेगा, ये जब हम अपनी अरे को रिटर्न कर रहे होंगे तब वो उसको शफल करेगा। अब आ जाते हैं हम अपने फंक्शन के ऊपर जो हमने बनाना है। हमने एक फंक्शन लिखा गेट मल्टीपल चॉइसेस, मतलब कि हमें एमसीक्यूज चाहिए। हमें कितने एमसीक्यूज चाहिए ये एंड डिसाइड करेगा। हमारा एक करेक्ट आंसर होगा और फिर अरे होगी जिसके अंदर सारे पॉसिबल चॉइसेस होंगे, और उसके अंदर से हमने कोई ना कोई नंबर ऑफ चॉइसेस निकालनी है डिपेंडिंग ऑन जितने भी नंबर ऑफ चॉइसेस हमें चाहिए होंगी। अब हमने रिटर्न क्या करना है, एक अरे रिटर्न करनी है, तो हम लिख लेते हैं कॉन्स्ट चॉइसेस इज इक्वल टू एम्प्टी अरे, और हम रिटर्न भी कर देते हैं चॉइसेस अरे को। हमने एक ऐसा फंक्शन लिखना है जो कोई ना कोई अरे रिटर्न करता हो। सेकंड चीज़ क्या है, उस फंक्शन के अंदर कोई ना कोई करेक्ट आंसर होगा, तो ये करेक्ट आंसर हम इसके अंदर डाल देते हैं। एक अरे है हमारे पास जिसके अंदर पहले से एक करेक्ट आंसर है, फॉर एग्जांपल ऐसे, राइट।
अब हमने क्या करना है, हमारे पास जो ये अरे है ये वाली, हमने इसका यूज करना है, इसके अंदर से एलिमेंट्स निकालने उतने जितने हमें चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं n की जगह इन फ्यूचर 3 लिखता हूँ तो इसका मतलब ये है कि मुझे 3 आंसर्स चाहिए, एक करेक्ट और 2 रॉन्ग। ठीक है, सो हमने, हमारे पास एक करेक्ट आंसर तो आ गया, अब हमने 2 रॉन्ग आंसर इसके अंदर डालने हैं। और हमने साथ ही ये भी चेक करना है कि पहले से जो आंसर्स उसके अंदर हैं, बेशक रॉन्ग या करेक्ट, वो रिपीट ना हो। हम क्या करेंगे, हम अपनी अर्रे के ऊपर ट्रैवल करेंगे। लेकिन हम ट्रैवल किस तरह करेंगे, हम ट्रैवल करेंगे इस दफ़ा फोर लूप से भी कर सकते हैं, लेकिन वाइल लूप का यूज़ करते हैं। अब वाइल लूप क्या है, जैसे हमारे पास फोर लूप थी 1 2 3 4 5, और हम क्या करते थे, फॉर नम ऑफ नम console.log नम। अब इसको ना नंबर कर देते हैं, यहाँ पे हम नंबर कह रहे हैं ये 1 को 2 को 3 को 4 को। ठीक है, अगर मैं इसको चलाता हूँ तो 1 2 3 4 प्रिंट हो जाता है। इसी तरीके से अगर मैं नंबर इंटू 2 करूँगा तो 2 4 6 8 हो जाएगा। सिमिलरली हमारे पास वाइल लूप में क्या होता है, वाइल लूप में हमारे पास कंडीशन होती है और उसके अंदर हमारे पास ब्लॉक्स होते हैं। कंडीशन के अंदर हमने कुछ चीज़ लिखनी है जिसकी बेसिस पे ये लूप चलेगी। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये लूप चलेगी, जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो लूप रुक जाएगी। अब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि लेट से हमारे पास एक नंबर्स नाम की अरे है जो कि एम्प्टी अरे है। हम कह सकते हैं कि नंबर्स डॉट लेंथ जो कि अभी 0 है, जब तक ये 5 से छोटी तो ये लूप चलाओ। सो नंबर्स डॉट पुश 0। अब हो क्या रहा है, मैंने कहा है नंबर्स डॉट अले को नंबर्स डॉट लेंथ को चेक करो जो कि 0 है। क्या 0 5 से छोटा है, हाँ जी छोटा है, तो ये ब्लॉक ऑफ कोड रन होगा और नंबर्स के अंदर 0 पुश हो जाएगा। अब इसकी लेंथ क्या हो गई है 1। नेक्स्ट के अंदर आके चेक करेगा, अब इसकी लेंथ 1 है, क्या वो 5 से छोटी है, फिर चलेगा, फिर लेंथ 2 हो जाएगी, फिर ऐसे 3 हो जाएगी, फिर 4 हो जाएगी, फिर 5 हो जाएगी। जब 5 0 आ जाएंगे तो इसकी लेंथ हो जाएगी अरे की 5 इसकी। जब यहाँ से पूछा जाएगा फिर कि क्या 5 5 से छोटा है तो ये फॉल्स हो जाएगा, तो फिर ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड रन नहीं होगा, फिर अगली लाइन का कोड शुरू हो जाएगा। ठीक है, अगर हम अपना नंबर्स को अब देखते हैं तो 5 0 आ गए। अब इसी तरीके से अगर मैं कहता हूँ कि जब तक नंबर्स की अरे 10 से छोटी है, लेकिन ये तो पूरा इन्फिनाइट हो जाएगा, जब तक नंबर्स की अरे नंबर्स डॉट लेंथ जो कि 5 है, अगर ये 10 से छोटी है, इसके अंदर अब मैं आगे पुश कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल इधर एक n लिखते हैं, लेट n इज इक्वल टू 1, और हम कह देते हैं यहाँ पे n, इसके अंदर n पुश करना है, यानी कि अभी 1 पुश होगा, और फिर लास्टली मैं क्या कर रहा हूँ, लास्टली मैं लिख रहा हूँ n प्लस प्लस। n प्लस प्लस का मतलब सिर्फ ये है कि आप इस लूप के अंदर हमेशा n के अंदर 1 नंबर को प्लस कर दो। तो इसको सिंपली चले ऐसे कर लेते हैं, n इज इक्वल टू n प्लस 1। तो अगर अब आप अपनी नंबर्स की अरे को देखोगे तो उसके अंदर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, खाली थी, n1 था, पहले 1 पुश हुआ, फिर 1 के अंदर 1 प्लस हो गया, 2 हो गया, फिर दोबारा आया, क्या 2 छोटा क्या 1 छोटा है 10 से छोटा है, फिर दोबारा 2 पुश होगा, फिर हमारा n जो है वो 3 हो जाएगा, लेंथ 2 है, फिर पुश होगा, इसी तरह चलते चलते हमारी ये रे यहाँ तक आ जाएगी। बेसिकली हम दोबारा से ट्रैवल अपनी अरे के ऊपर ही कर रहे हैं, लेकिन हम हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, हम चीज़ों को ऐड कर सकते हैं और कुछ ज़्यादा कम्प्लेक्स कर सकते हैं ऑपरेशंस।
उस फॉर लूप के अंदर तो हमारे पास एक वेरिएबल नंबर था, इसके अंदर हमारे पास वेरिएबल नंबर नहीं है, हम मैनुअली सारा कुछ कर रहे हैं। अब हमने करना क्या है, वाइल लूप का हमने कैसे यूज़ करना है, हमने वाइल लूप के ज़रिए चेक करना है कि जो भी दूसरी अरे से, वो ब्रीड्स अरे जिसके अंदर बहुत सारे नेम है, वहाँ से कोई ना कोई हमने नंबर नेम लेना है, वो चेक करना है। अगर तो वो पहले से हमारी चॉइसेस अरे के अंदर नहीं है तो ही उसको पुश करना है। सो वाइल चॉइसेस डॉट लेंथ, यानी कि जो अरे हम रिटर्न करने वाले हैं, अगर उसकी लेंथ n से छोटी है, जो भी मैंने नंबर पास किया, फॉर एग्जांपल अगर मैंने 3 पास किया तो इसका मतलब ये है कि मुझे कुछ इस तरह का आंसर चाहिए। तो क्या अब भी मेरी लेंथ 3 से छोटी है? ऑब्वियसली छोटी है, तो ये ब्लॉक ऑफ कोड रन होगा। इसको n कर देते हैं और इसको, अब यहाँ तक हमने ये कर लिया कि ये चेक कर लेगा कि जितना n दिया जाएगा उतनी ही हमारी अरे की लेंथ होगी। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने ये चॉइस लगानी है कि उसमें सिर्फ आपने वही डेटा डालना है जो पहले से उसमें ना हो। सो इफ, पहले तो कोई रैंडम निकालते हैं चीज इसके अंदर से। सो कांस्ट गेट रैंडम चॉइस इज इक्वल टू गेट रैंडम एलिमेंट, और इसके अंदर हमने ये वाली अरे पास कर देनी है, ये वाली। अब हो क्या रहा है कि गेट रैंडम चॉइस एलिमेंट क्या है, ये बेसिकली एक अरे को अपने अंदर एज एन इनपुट लेता है और उसके अंदर से कोई ना कोई रैंडम एलिमेंट रिटर्न करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको यहाँ पे रन करता हूँ और मैं कहता हूँ गेट रैंडम एलिमेंट, और इसके अंदर मैं अरे पास कर देता हूँ 1 2 3 4 5। अब ये उस अरे के अंदर से मुझे हमेशा रैंडम एलिमेंट कोई ना कोई निकाल के देगा। अब हो क्या रहा है, अब मान के चलो अगर मैंने इसको ये वाली अरे दी है तो इसके अंदर से हमेशा ही मुझे कोई ना कोई एक रैंडम नेम निकाल के देगा ब्रीड का, राइट। सो हम कर क्या रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे अपनी ब्रीड्स की अरे पास की, तो होगा क्या, ये वाला फंक्शन ब्रीड्स की अरे के अंदर से मुझे कोई ना कोई रैंडम नेम निकाल के देगा और वो रैंडम चॉइस के अंदर सेव कर देगा। तो इसको दोबारा अरे कह देते हैं। अब मैंने क्या चेक करना है कि क्या ये रैंडम चॉइस मेरी अरे में, चॉइसेस अरे में पहले से है। सो इफ चॉइसेस अरे डॉट इंक्लूड्स रैंडम चॉइस, अगर वो पहले से है, यानी कि अगर ये चीज़ ट्रू हो जाती है, अगर वो पहले से है, तो क्या मैंने चीज़ ऐड करनी है। कहने का मतलब है कि अगर मेरी अरे के अंदर करेक्ट पहले से है और ये दोबारा से मुझे यहाँ पे इसने जो रैंडम चॉइस दी है ये दोबारा से करेक्ट आंसर है, तो क्या मुझे करेक्ट ऐड करना है? नहीं। तो इसका मतलब ये है कि मुझे इसकी लॉजिक को उल्टा करना है। मैंने पीछे एक्सक्लेमेशन लगाया, इसका मतलब ये है कि अगर तो चॉइसेस अरे के अंदर ये नहीं है तो ही ये रन करना है आपने। तो हमने क्या करना है, चॉइसेस डॉट पुश रैंडम चॉइस। अब होगा क्या, अगर करेक्ट पहले से होगा तो वो अंदर नहीं आएगा, रॉन्ग आ जाएगा। फिर अगर कोई रॉन्ग पहले से अंदर होगा तो वो पुश नहीं होगा, कोई और रॉन्ग आंसर पुश होगा। जिसका मतलब ये है कि एक तो हमारी ये n वाले की वजह से हमारी एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ चॉइसेस रहेंगी, और इससे मेक श्योर हो जाएगा कि हमारी स्पेसिफिक नंबर ऑफ चॉइसेस की जो अरे है वो डिफरेंट है, उसके अंदर हर कोई एलिमेंट जो है वो डिफरेंट है। अब लास्ट चीज़ जो रह गई है वो ये है कि जब हमारी अरे रिटर्न हो रही है, यानी कि स्क्रीन पे जा रही है, तो हमें चाहिए हमेशा उसको शफल्ड देखना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारा करेक्ट आंसर हमेशा पहले नंबर पे हो, जिसकी वजह से बच्चे को मौका मिल जाए चीटिंग का। सो हमने दोबारा से अपना एक हेल्पर फंक्शन यूज़ करना है जो कि शफल अरे है, ऊपर लिखा हुआ है पहले से। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर अगर आप कोई नंबर पास करेंगे, सॉरी अरे पास करेंगे, तो ये उस अरे को शफल कर देगा। अब जिस तरह इसने 4 3 5 2 1 कर दिया, यानी कि जो अंदर एलिमेंट्स है उसकी पोजीशन खत्म चेंज कर देगा। सो अगर हमारे पास जो करेक्ट होगा नेक्स्ट टाइम, हो सकता है कि ये करेक्ट
यहाँ पे आ जाए। ठीक है, तो हमने करना क्या है, रिटर्न करने से पहले अपनी अरे को शफल करके उसको रिटर्न करना है। सो चॉइसेस अरे को शफल करो और फिर रिटर्न करो। अब ये हो गया हमारा पहला टू डू। कॉम्प्लेक्स है, इसको कोड को रीड करें कि ये कैसे परफॉर्म किया है हमने और कैसे नहीं किया, और एक दो बार परफॉर्म करें खुद भी, फिर आपको समझ आएगी। अब हम अपने इस फंक्शन को भी टेस्ट कर लेते हैं। हमें सिंपली इन तीनों फंक्शंस को कॉपी करना है और इनको पेस्ट करना है अपने स्टार्टर वाले के अंदर। तीनों को क्यों करना है, क्योंकि गेट मल्टीपल चॉइसेस के अंदर शफल एरे भी यूज़ हो रही है और गेट रैंडम एलिमेंट भी यूज़ हो रहा है। सो उन दोनों की हमें ज़रूरत है, ये हमारी डिपेंडेंसी फंक्शंस है। अब अगर मैं कुछ कॉल करता हूँ इस टाइप का, फॉर एग्जांपल ऐसे कुछ, गेट मल्टीपल चॉइसेस, चलो दोबारा लिख लेते हैं, गेट मल्टीपल चॉइसेस एन के अंदर मुझे बताना है कि मुझे रिटर्न में कितनी चॉइसेस चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मुझे 6 चॉइसेस चाहिए और उन 6 चॉइसेस में से जो करेक्ट आंसर है वो 2 है। अब इसके अंदर हमें क्या मिक्सचर क्या करना चाहिए, हमारी जो अरे रिटर्न हो उसमें 2 सिर्फ एक ही होना चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं होंगे। और जो अरे मैं पास कर रहा हूँ मान के चलते हैं उसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह कुछ नंबर्स हैं। अब ये करेगी क्या, ये सिर्फ 2 को इस जो रिटर्न अरे होगी उसके अंदर से जो हमें एक्सपेक्ट करते हैं आंसर, जो रिटर्न अरे होगी उसमें 2 एक दफ़ा होना चाहिए, बाकी 5 रॉन्ग आंसर होने चाहिए जो 2 से मैच नहीं करते, लेकिन वो आपस में भी मैच नहीं कर रहे होंगे, यानी कि वो रिपीट नहीं होने चाहिए। और लास्टली क्या, कि हमारा 2 जो है आंसर वो हमेशा शुरू के अंदर नहीं आना चाहिए, वो शफल होके आएगा। और यहाँ पे आ रहा है दोबारा से चॉइसेस इज नॉट डिफाइंड। एक सेकेंड, ओह मैंने अपने फंक्शन के अंदर स्पेलिंग गलत लिख दी है। अब आएगा, तो ये आपने भी ठीक कर लेना, यहाँ पे चॉइसेस नहीं आएगा, चॉइसेस आएगा। सो गेट मल्टीपल चॉइसेस अगर हम देखते हैं तो हमें पता लगता है कि हमें लिस्ट के अंदर 6 एलिमेंट रिटर्न हो रहे हैं और हमारा 2 जो करेक्ट आंसर है वो दूसरी पोजीशन पे है। जब पहले वो रिटर्न हुआ था उसकी पोजीशन लास्ट थी और बाकी सारे रॉन्ग आंसर्स हैं वो, और वो आपस में भी नहीं मिल रहे, मैच नहीं करते। तो हर दफ़ा हमें रैंडम रॉन्ग आंसर रिटर्न हो रहे हैं और ये भी मेक श्योर हो रहा है कि हमारा जो करेक्ट आंसर है यानी कि 2 उसकी पोजीशन हमेशा फर्स्ट नहीं है, वो चेंज हो रही है। सिमिलरली अब अगर हम इसी चीज़ को देखते हैं हमारी एप्लीकेशन के हिसाब से, और चलो मान लेते हैं हम इसका रे को कॉपी कर लेते हैं। हम कहते हैं कि हमारा करेक्ट आंसर है ये थाईलैंड टेरियर। हमें 3 आंसर्स चाहिए, हमें 3 आंसर्स चाहिए। ये हमारा करेक्ट आंसर है और इस अर्रे के अंदर हम कोई से कुछ नाम लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल ये सारे लिख देते हैं। और वो कह रहे हैं कि इसके अंदर कहीं ना कहीं भी सिंटैक्स एरर है। सिंटैक्स एरर कैसे है इसके अंदर, 3 है, यहाँ पे भी कॉमा है और यहाँ पे डबल कॉमा है। अब ठीक है, तो जब मैं इसको कॉल करता हूँ तो हमें मेक श्योर होता है कि हमें 3 लिस्ट रिटर्न हो रही है क्योंकि हमारे n का नंबर 3 था। और इसी तरीके से हमारा जो करेक्ट आंसर था वो रिपीट नहीं हो रहा, पहले उसकी पोजीशन लास्ट पे थी अब फर्स्ट पे है, अगर हम दोबारा कॉल करते हैं तो फिर फर्स्ट पे है, अब लास्ट पे है, कभी ना कभी दरमियान में भी आएगी। जो
और ये दरम्यान में आ गई अब हमारी पोजीशन एक करेक्ट आंसर की, राइट। सो हमारी अरे शफल भी हो रही है, हमारी अरे के अंदर दोबारा से करेक्ट कोई आंसर नहीं आ रहा, ना ही दोबारा से कोई रॉन्ग आंसर आ रहा है। ये आपकी टू डू थी फर्स्ट। इस टू डू को आपने एक दफ़ा दोबारा से देखना है, इसको ध्यान से रीड करें कि अंदर हो क्या रहा है, और इसको आपने मैच कहाँ से करना है। आपने मैच बेसिकली करना है ऐसे कि हम एक ऐसा फीचर बिल्ड कर रहे हैं जो हमें नंबर ऑफ अरे रिटर्न कर रहा है जिसमें एक करेक्ट आंसर है, दो रॉन्ग आंसर है, और हमने मेक श्योर ये करना है कि वो करेक्ट आंसर रिपीट नहीं हो रहा और ना ही वो रॉन्ग आंसर रिपीट हो रहे हैं। और लास्टली हमने ये चेक करना है कि हमारी जो अरे रिटर्न होगी वो शफल्ड हो, उसकी पोजीशन एलिमेंट्स की हमेशा चेंज होती रहे, राइट। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एसिंक्रोनस कोड क्या होता है। अभी तक हम जितना भी कोड लिखते आ रहे हैं ना, उस कोड को हम कहते हैं सिंक्रोनस। सिंक्रोनस सिंक्रोनस कोड का मतलब क्या होता है? सिंक्रोनस कोड का मतलब सिंपल ये होता है, ऐसा कोड जो सीक्वेंस से रन होता है, सीक्वेंस से रन होने वाला कोड, राइट। अब इसका एक एग्जांपल क्या होगी? इसकी एक एग्जांपल ये होगी कि console.log 1, सिमिलरली मैं कहता हूँ 1 2 3। अब आप लोगों को पता है सबसे पहले प्रिंट क्या होगा? 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा। कहने का मतलब ये है कि जो इंटरप्रेटर है, जो चीज़ कोड को रन कर रही है, वो पहले इस चीज़ को रन करेगी और प्रिंट करेगी, फिर इसको प्रिंट करेगी, फिर इसको प्रिंट करेगी। हर चीज़ एक सीक्वेंस से हो रही है। जब सीक्वेंस से सब कुछ हो रहा होता है, इसको आप कहते हो सिंक्रोनस कोड। सो हमें जब इसको रन करते हैं तो आ जाता है 1 2 3। अब एसिंक्रोनस कोड क्या होता है? ऐसा कोड होता है जो सीक्वेंस से रन नहीं हो रहा होता। ये ऐसा कोड है, फर्स्ट ऑफ ऑल, ऐसा कोड जो सीक्वेंस से रन नहीं होता। सेकेंडली, ये ऐसा कोड है जिसको वैल्यू या आंसर रिटर्न करने में टाइम लगता है। अब इसको हम कैसे देख सकते हैं? अब हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर एक फंक्शन आता है बिल्ट इन, जो कि है, अब जिस तरह हम एक और कौन लॉक लगा लेते हैं फॉर, और ये 2 को यहाँ पे मिटा के, एक सेकेंड, 2 को यहाँ पे मिटा के हम एक फंक्शन लिखते हैं सेट टाइम आउट। अब सेट टाइम आउट फंक्शन क्या करता है? सेट टाइम आउट फंक्शन बेसिकली आपसे कुछ टाइम एक्सपेक्ट करता है और आप उसको बताते हो कि आपने कितने टाइम बाद कोई चीज़ console.log करनी है या कोई चीज़ परफॉर्म करना है, कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कह रहा हूँ सिंपली कि आपने 2 सेकंड के बाद ये console log प्रिंट करना है। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो 1 3 4 पहले रन हुए, 2 नहीं दरमियान में रन हुआ। दोबारा से देखें, हम कह रहे हैं कि पहले 1 प्रिंट करो और 2 को कहीं पे, ये 2 दूसरी जो लाइन है, इसको कहीं पे आप सेव कर लो, बैकएंड पे इसको रन करते रहो, ठीक है। लेकिन प्रिंट आपने तभी करना है जब 1 सेकंड मुकम्मल हो जाता है। लेकिन जब ये बैकएंड पे पड़ा हुआ है तो आप यहाँ पर रुको ना, बाकी सारी चीज़ें प्रिंट करते रहो, ठीक है। अब इससे फ़र्क क्या है सीक्वेंस वाले कोड से? आपको इसके अंदर फ़ायदा क्या होता है? यहाँ पे हमारी जो कोड की एग्जीक्यूशन है वो रुक नहीं रही। यानी कि अगर मैं यहाँ पे 5 सेकंड का टाइमर लगा देता हूँ तो ऐसा नहीं कि मेरा अगले वाला कोड चलेगा नहीं, राइट। एसिंक्रोनस का जो मेन फ़ायदा है वो ये है कि आपका कुछ कोड जिस पर टाइम लगता है वो बैकएंड पे पड़ा रहता है, वो चलता रहता है, और बाकी सारा आपका कोड रन होता रहता है। अब जिस तरह फॉर एग्जाम्पल अगर हम सिंक्रोनस कोड की बात करते हैं, हम कहते हैं console.log लूप स्टार्टिंग, और हम यहाँ पे एक लूप चलाते हैं, लेट्स से हमारे पास एक अरे है जिसके अंदर हमारे पास है लेट n इज इक्वल टू 0
और n इज इक्वल टू 0/n लेस देन 1000 n प्लस प्लस। अब ये मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, ये सबसे बेसिक फॉर लूप है, आप इसका आजकल यूज़ नहीं करेंगे। सी प्लस प्लस अगर आप करेंगे तो उसके अंदर आप ज़रूर इसका यूज़ करने वाले हैं। मैं सिंपली कर क्या रहा हूँ, मैं एक लूप चला रहा हूँ जो बेसिकली कॉन्सोल लॉग करेगी हमारे n के नंबर को, और हर दफ़ा इस n के नंबर की एक जो वैल्यू होगी उसमें 1 प्लस कर देगी। सो एक दफ़ा 0 प्रिंट होगा, फिर 1 प्रिंट होगा, फिर 2, फिर 3, 1000 तक ये प्रिंट होगा। और मैं लास्ट में क्या लिख रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग लूप एंडेड। अब ये सिंक्रोनस कोड है, यहाँ पे मैं कहीं पे भी नहीं कह रहा किसी चीज़ को कि बैकएंड पे जाके रख दो इसको और बाकी सारा कोड रन करते हो। होगा क्या, यहाँ पे पहले ये लाइन रन होगी, फिर ये वेरिएबल वाली लाइन रन होगी, फिर जब तक ये फॉर लूप रन नहीं हो जाती प्रॉपरली तौर पे, पूरी नहीं हो जाती, हमारी नेक्स्ट लाइन रन नहीं हो सकती। सो अगर मैं इसको रन करता हूँ तो एरर आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने कहीं पे गलती कर दी है, और सिंटैक्स एरर 0 यहाँ पे आना है। अब ये कुछ ऐसा आ रहा है, क्योंकि 1000 नंबर छोटा है तो इसको हम बड़ा कर देते हैं, इसको 5000 करते हैं। तो अगर आपने नोट किया हो, जब तक ये 5000 पूरा नहीं हुआ हमारी लूप एंटेड वाला जो लॉग था वो प्रिंट नहीं हुआ। इसी तरीके से इसको और बड़ा कर देते हैं, हम इसको 30,000 कर देते हैं। अब जब तक ये लूप पूरी नहीं हो रही, हमारा नेक्स्ट वाला जो कंसोल डॉट लॉग था वो पूरा नहीं हुआ, और ये चीज़ प्रॉब्लमेटिक है। प्रॉब्लमेटिक क्यों है? फॉर एग्जांपल आप व्हाट्सएप पे चीज़ें चला रहे हैं, या फिर आप यूट्यूब पे चला रहे हैं चीज़ें, राइट। अब मान के चलते हैं कि मैं कोई चीज़ यहाँ पे कोई वीडियो अपलोड करता हूँ। अब अगर तो सब कुछ सिंक्रोनस होगा तो प्रॉब्लम क्या आएगी, जब तक मेरी वीडियो अपलोड हो रही है तो मैं कोई और वीडियो नहीं वॉच कर सकता, क्योंकि मेरा कोड वहाँ पे रुका हुआ है, ठीक है। उसकी एग्जीक्यूशन वहाँ पे हो रही है। एग्जीक्यूशन क्या कर रहा है वो, कि मेरी वीडियो को अपलोड कर रहा है। जब तक वो वीडियो अपलोड नहीं होगी मैं दूसरी कोई वीडियो वॉच नहीं कर सकता। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। जब मैं वीडियो को अपलोड करता हूँ वो एसिंक्रोनसली अपलोड होती है, यानी बैकएंड पे वो कहीं पे चले जाती है, वो अपलोड होती रहती है, और मैं बाकी सारा कोड अपना क्योंकि रन हो रहा होता है तो मैं वीडियोस दूसरी भी वॉच कर सकता हूँ। सिमिलरली फेसबुक पे भी होता है, सिमिलरली व्हाट्सएप पे भी होता है कि फॉर एग्जांपल आप किसी को वीडियो अगर सेंड करते हो, बैकएंड पे वो वीडियो सेंड होती रहती है, आप बाकी मैसेजेस लोगों को कह सकते हैं। फेसबुक पे भी ऐसे ही होता है, अगर आप कोई पोस्ट करते हो तो वो पोस्ट अपलोड होती रहती है, लेकिन आप साथ में लोगों को मैसेज भी कर रहे हो, दूसरी प्रोफाइल्स भी देख रहे हो, सारा कुछ कर रहे हो। सो एसिंक्रोनस कोड का फ़ायदा क्या है कि वो बिहाइंड द सीन वर्क करता है, और बेनिफिट आपको ये होता है कि आपका जो सिंक्रोनस कोड है एसिंक्रोनस कोड के साथ कोलैप्स नहीं करता। आपका सिंक्रोनस कोड बैकएंड पे रन होता रहता है। फिर वंस आपका सिंक्रोनस कोड जब कंप्लीट हो जाता है, फिर एसिंक्रोनस कोड जिस पर टाइम लग रहा होता है वो आके खुद को कंप्लीट करता है। अच्छा, अब यहाँ पे हम एक चीज़ देखते हैं। हमने यहाँ पे टाइमर लगाया था 2 सेकंड का, मान के चलते हैं हम 0 टाइमर लगाते हैं तो क्या होगा आपके ख्याल से? क्या ये 2 प्रिंट होगा? अब हम इंटरनल इसका देखने लगे कि एसिंक कैसे काम करते हैं इंटरनली। अगर मैं इसको कहूँगा कि भाई पहली हमारा इंटरप्रेटर आएगा, वो इसको प्रिंट करेगा, फिर वो देखेगा ये एसिंक का कोड है, इसको साइड पे कर देगा, फिर ये इसको प्रिंट करेगा, फिर ये इसको प्रिंट करेगा। क्या ये चीज़ मैं ये पूछ रहा हूँ कि लास्ट पे प्रिंट होगी क्योंकि इसके अंदर टाइमर 0 है, या फिर ये चीज़ अभी प्रिंट होगी 1 के बाद? काफ़ियों का आपका ख्याल होगा कि ये 1 के बाद ही प्रिंट होगी, लेकिन हमेशा ये 2 एंड पे ही आएगा। ये क्यों आएगा? क्योंकि एसिंक्रोनस कोड जो होता है हमेशा तब आपका एग्जीक्यूट करता है जब आपका सिंक्रोनस कोड की एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुकी होती है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। अगर आपने इसकी इंटरनल वर्किंग देखनी है तो आप एक वेबसाइट है लूप, यहाँ पे सर्च करेंगे ना अगर, तो आपको नज़र आएगा, गूगल के ऊपर सर्च करिएगा लूप, ये आपको यहाँ पे एक वेबसाइट नज़र आएगी लूप लेटेंट फ्लिप और लूप। अगर आप इसको
खोलेंगे तो आपको ये सारा का सारा जावास्क्रिप्ट का अंदर इंजन नज़र आएगा, जो सिंपली बता रहा है कि आपने एसिंक्रोनस कोड जो है आपका बैकएंड में कैसे रन होता है। हम खुद भी डिस्कस करते हैं, और ये एक वीडियो है जो कि मैं आपको खुद रेकमेंड करता हूँ। ये बेसिकली एक कॉन्फ्रेंस वीडियो है जो आप लोगों ने देखनी है आफ्टर दिस वीडियो। तो मैं इसकी लिंक सेव कर रहा हूँ यहाँ पे, और ये भी सेव कर रहा हूँ। ये दोनों चीज़ें आपने इस लेक्चर के बाद चेकआउट करनी है। अब पहले हम खुद डायग्राम्स बनाते हैं और चेक करते हैं कि ये चीज़ें कैसे वर्क करती हैं। हमारे पास एक चीज़ होती है जिसका नाम होता है कॉल स्टैक। कॉल स्टैक ये डेटा स्ट्रक्चर के अंदर भी आप जाके पढ़ेंगे। एक चीज़ होती है जिसका नाम होता है वेब एपीआईज। अब ये वेब एपीआईज क्या है? ये अगर आपको याद हो, हमने बात की थी कि आपके ब्राउज़र के अंदर जावास्क्रिप्ट का इंजन होता है, ये वेब एपीआईज उसका पार्ट है, ये कॉल स्टैक भी उसका पार्ट है। इसी तरीके से हमारे पास एक चीज़ होती है इवेंट लूप, इसको आप कहते हो इवेंट लूप। और लास्ट पे हमारे पास एक चीज़ होती है कॉल बैक क्यू। इसको यहाँ पे नहीं लिखते, कॉल बैक क्यू। अब होता क्या है, जब भी मैं यहाँ पे लिखता हूँ ना, कंसोल डॉट लॉग 1, फिर मैं सेट टाइम आउट लगाता हूँ और कुछ लॉग करता हूँ, फॉर एग्जांपल 2, और मैं यहाँ पे 2 सेकंड का उसमें टाइमर दे देता हूँ। ये 2000 का मतलब है 2 सेकंड, 2000 मिली सेकंड की बात हो रही। सबसे पहले हमारा कोड रनर क्या करता है, इंटरप्रेटर क्या करता है, इस लाइन को पकड़ता है और इस लाइन को पकड़ के ये रख देता है कॉल स्टैक के अंदर। कॉल स्टैक एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपका कोड रन होता है, ये उस चीज़ को रन करेगा और हमारा कॉल स्टैक खाली हो जाएगा। फिर ये दूसरी लाइन पे आएगा, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होती है ना, दूसरी लाइन पे आएगा, वो देखेगा कि ये एसिंक्रोनस कोड है, तो ये क्या करेगा, ये इस लाइन को उठाएगा, ये इस लाइन को रख देगा यहाँ पे वेब एपीआईज के अंदर। वेब एपीआईज के अंदर ये जो टाइमर होगा हमारा 2 सेकंड का, ये रन होगा। जब ये 2 सेकंड कंप्लीट हो जाएंगे, ये इस लाइन को पकड़ेगा, कॉल बैक क्यू के अंदर रख देगा। ठीक है, अब ये इवेंट लूप से बार बार कहेगा भाई चेक करो क्या कॉल स्टैक खाली हो गया, कॉल स्टैक खाली हो गया, कॉल स्टैक खाली हो गया। कॉल स्टैक खाली कब होगा? जब आपका सारा का सारा सिंक्रोनस कोड रन हो चुका होगा। ये बार बार कहेगा इवेंट लूप से कि चेक करो कॉल स्टैक खाली हो गया, हो गया, हो गया। जब ये खाली हो जाएगा तो इवेंट लूप क्या करेगा, इस कोड को उठाएगा, इस सिंक्रोनस कोड को जिसका टाइम पूरा हो गया, और इसको ये यहाँ पे डाल के रन कर देगा। ठीक है, अब एग्जैक्टली ऐसा ही होता है हमारी एग्जीक्यूशन के अंदर भी। अगर हम दोबारा से देखें हमारी एग्जीक्यूशन, इसको कॉपी करते हैं। जब हम कहते हैं console log 1, तो कॉल स्टैक में जाता है console log 1, कॉल स्टैक में जाएगा console log 1 प्रिंट हो जाएगा। जब हम कहते हैं सेट टाइम आउट 2, अच्छा जब ये कॉल स्टैक में जाएगा ना और ये रन हो जाएगा, तो उसके बाद ये यहाँ से वैनिश हो जाता है, इसने अपना प्रिंट कर दिया, यहाँ से खत्म हो गया। उसके बाद ये चेक करेगा सेट टाइम आउट, ये देखेगा कि ये सिंक है, इसको वेब एपीआईज की तरफ भेज देगा। ठीक है, अब ये बिहाइंड द सीन अपना टाइमर सेट करता रहेगा। फिर ये नेक्स्ट लाइन पे आएगा, ये चेक करेगा ये 3 है, प्रिंट करेगा, वैनिश हो जाएगा। सिमिलरली चेक करेगा 4, प्रिंट करेगा, वैनिश हो जाएगा। अब ये जो कोड था हमारा, ये तब तक अपना टाइम पूरा कर चुका होगा, ये यहाँ पे आ चुका होगा, और इवेंट लूप से बार बार कह रहा है जब कॉल स्टैक खाली होगा मुझे ऊपर शिफ्ट कर दो। जैसे ही खाली होगा इवेंट लूप इसको ऊपर शिफ्ट कर देगा, ये इसको भी रन करेगा कॉल स्टैक, और वैनिश हो जाएगा। यही रीज़न है कि आपका बेशक यहाँ पे 0 भी लिखा हो, क्योंकि कॉल बैक क्यू के अंदर आपका कोड वेट कर रहा होता है कि पहले सिंक्रोनस कोड कंप्लीट हो जाए, फिर ही आपका कॉल स्टैक में जाता है सिंक्रोनस कोड और फिर रन होता है। अब इसकी हम देखते हैं क्लीनर इम्प्लीमेंटेशन। अब पहले हम पढ़ लेते हैं कि हो क्या रहा है।
हमारे पास एक थोड़ी सी लैंग्वेज यहाँ पर डिफरेंट है, लेकिन वर्किंग बिल्कुल सेम है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, हमारे पास एक सिंक्रोनस कोड है, कौन सा लोग हाय, ये सिंक्रोनस है, फिर ये है, और फिर ये, हम ये ऊपर वाले कोड को मिटा ही देते हैं। पहले क्या होगा, ये रन होगा, फिर ये जाएगा वेब एपीआई के अंदर, ये 5 सेकंड वेट करेगा और कॉल बैक क्यू में चला जाएगा, और पीछे बिहाइंड द सीन ये सारा कुछ होता रहेगा। जैसे हम इसको करते हैं हाय, रन हुआ, ये सेट टाइम आउट गया, अब यहाँ पे टाइमर चल रहा है, ठीक है। ये कॉल बैक क्यू में आया, इसने देखा कि कॉल स्टैक खाली था और उसको रन कर दिया। अब इसको दोबारा देखें, पहले आपने देखना क्या है कि जब ये वाली चीज़ वेब एपीएस में चले जाएगी, बिहाइंड द सीन आपका ये वाला काम कर रहा है नीचे सारा कुछ। हम और भी यहाँ पे चीज़ें ऐड कर देते हैं। जब ये टाइमर चल रहा है तो बिहाइंड द सीन सारा कुछ वर्क हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो हम ये चीज़ कह सकते हैं कि जब तक हमारा स्टैक खाली नहीं हो रहा ना, अब यहाँ पे हम 2-3 चीज़ें और डालते हैं, कुछ मैं दिखाना चाह रहा हूँ। जब तक हमारा कॉल स्टैक खाली नहीं होगा ना, तो कॉल बैक क्यू से हमारा जो टाइम आउट फंक्शन है अंदर नहीं आएगा कॉल स्टैक के रन होने के लिए। अब ये वेट कर रहा है यहाँ पे, जैसे ही खाली होगा फिर इसके अंदर जाएगा, राइट। तो इस तरह आपका काम करता है एसिंक्रोनस कोड। जो ऐसा कोड जिसमें टाइम लगता है वो ऐसे काम कर रहा होता है। अब हम इसकी एग्जांपल्स क्या ले सकते हैं, इसकी एग्जांपल सिंपली ये है, एसिंक्रोनस कोड की एग्जांपल्स क्या है जी। एसिंक कोड जब आप सर्वर से कुछ मंगवा रहे हो, फॉर एग्जांपल fetching data from server, दूसरी चीज़ अपलोडिंग अ डॉक्यूमेंट। जब आप अपने एलएमएस वगैरह के ऊपर जब कोई चीज़ अपलोड करते हो तो आप पहले फाइल को ढूंढ रहे होते हो, तो उस चीज़ में टाइम लगता है, वो भी ये सिंक्रोनस कोड है, अपलोडिंग डॉक। इसी तरीके से जब आप कोई मैसेज कर रहे होते हो, ओवर द नेटवर्क बात हो रही है, ओवर नेटवर्क, तो जैसा आपका नेट होता है उस हिसाब से आपका मैसेज आता है, तो वो भी एसिंक्रोनस है। ये रियल टाइम चैट एप्लीकेशंस जो होती हैं ये नेटवर्क के ऊपर वर्क करते हैं। कोई भी चीज़ जब नेटवर्क पे वर्क करती है ना, तो बेसिकली हो क्या रहा होता है कि वो टाइम लेती है। आपका मैसेज जो जाएगा वो आपके नेटवर्क की स्पीड की बेसिस पे जाएगा, तो वो एसिंक्रोनस है, ठीक है। आपके कोड की एग्जीक्यूशन में टाइम होगा। इसी तरीके से जो ट्रेडिंग होगी आपकी ट्रेडिंग क्या होती है कि आपके स्टॉक्स का जो पैसे होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, तो वो भी एसिंक्रोनस है, क्योंकि जब पैसे चेंज होंगे हो सकता है आपको वो लेट शो हो अकॉर्डिंग टू द नेटवर्क स्पीड्स या सारा कुछ, क्योंकि यहाँ पे डिजिटल की बात हो रही है, यहाँ पे आप फिजिकली इस चीज़ की बात नहीं कर रहे। फिर आपकी नेविगेशन या रेलिंग एप्स, गूगल मैप्स है जैसे, अगर आपने देखा हो तो उसके ऊपर अगर आपका नेटवर्क दोनों का, अगर आपने कभी इन ड्राइवर चलाई हो तो अगर आपका नेटवर्क दोनों का ठीक हो, तो जो राइडर होता है आपका, उसकी जो छोटी सी मिनी वैन नज़र आ रही होती है स्क्रीन के अंदर, वो बिल्कुल ठीक तरीके से ट्रैवल कर रही होती है, उसको आप ट्रैक कर सकते हो। लेकिन अगर आप दोनों में से किसी का भी नेटवर्क अगर ख़राब है तो होता क्या, इवेंचुअली वो आपको आके कह रहा होता है कि मैं आपके घर के बाहर आ गया हूँ, लेकिन मोबाइल पे आपके शो हो रहा होता है कि वो वहीं पे बैठा हुआ है अभी। अच्छा, अगर आपने पबजी खेली हो तो उसके अंदर भी एसिंक कोड काम करता है। एसिंक कोड कैसे काम करेगा, उसके अंदर जी आप फायर करते हो किसी को, जो आप कह रहे होते हो ना, उसके अंदर अगर जिसने खेली है अगर उसको पता है, उसके अंदर एक होती है पिंग, एमएस कहते हैं जिसको। हम अक्सर कह रहे होते हैं मेरी एमएस 900 आ रही है, उसको मेरी गोली जोन सी है अगले बंदे को बाद में जाके लगेगी, राइट। वो भी बेसिकली एसिंक कोड का ही काम होता है। आप अपनी साइड से फायर कर देते हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ के आपकी नेटवर्क स्पीड की वजह से वो रिस्पॉन्स नहीं आ पा रहा है इतनी जल्दी, तो अगले बंदे को फायर लगता ही नहीं है। और अगर अगले बंदे की एमएस कम है, यानी कि अगर एक बंदे की एमएस 20 है, एक की 900 है, तो ऑब्वियसली फिर गोली किसकी पहले लगेगी, जिसकी 20 एमएस है, राइट। सो बेसिकली एसिंक कोड क्या है, एसिंक कोड अगर हम ब्रीफली डिस्कस करें तो ब्रीफली डिस्कस करने के बाद हमें जो पता लगता है एसिंक कोड ये है जी कि आपका कोई भी ऐसा कोड जो टाइम लेता है
उसको हम कहते हैं एसिंक कोड। जो टाइम लेता है आपको रिस्पॉन्स देने में, जो टाइम लेता है आपको आंसर करने में या वैल्यू रिटर्न करने में, राइट। आई होप कि आपको ये एसिंक कोड का कंसेप्ट समझ आ गया होगा। अब लास्ट हमारा टॉपिक क्या है, लास्ट टॉपिक के अंदर हमने अपना एसिंक्रोनस कोड का यूज़ करना, सिंक्रोनस कोड, एसिंक्रोनस कोड का यूज़ करना है हमने। और हमने करना क्या है, किसी पहले से बने हुए सर्वर से डेटा मंगवाना है और उस डेटा को यूज़ करना है। और ये सब कुछ हम करेंगे एसिंक्रोनस कोड के ज़रिए। और इसके अंदर कितनी चीज़ें आती हैं, इसके अंदर हम देखेंगे कि फेच क्या होता है, हम देखेंगे कि फेच क्या होता है, प्रोमिसेस क्या होते हैं, अवेट कीवर्ड क्या होता है, रिस्पॉन्स क्या होता है, रिस्पॉन्स क्या होता है, और जेसन रिस्पॉन्स क्या होता है, रिस्पॉन्स। अब पहले हाई लेवल थ्योरी देख लेते हैं कि होता क्या है। आपके पास आपका ब्राउजर है जिसको हम कहते हैं क्लाइंट। आप यहां से करते हो रिक्वेस्ट, एसिंक्रोनस कोड के जरिए आप रिक्वेस्ट करते हो। किससे करते हो, सर्वर से। सर्वर क्या है, सर्वर कोई भी ऐसी मशीन है जिसके पास कोई ना कोई डेटा है और वो क्लाइंट्स को अपना डेटा सेंड करती है, क्लाइंट्स इन अ सेंस ब्राउजर्स को, राइट। आप रिक्वेस्ट करते हो, क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है सर्वर से, प्लीज मुझे डेटा दे दो, जो भी डेटा वो मांग रहा होगा। सर्वर क्या कहता है, वो चेक करता है कि उसकी रिक्वेस्ट क्या है, उसके अकॉर्डिंग वो कहता है ओके मेरे पास ये डेटा है, ये डेटा है, अगर तो है, आई एम सेंडिंग यू इन रिस्पॉन्स। अब ये रिस्पॉन्स में क्या करता है, क्लाइंट को डेटा सेंड कर देता है, राइट। ये सिंपल हाई लेवल हो रहा होता है काम। अब अगर सर्वर के पास रिस्पांस नहीं होगा, यानी कि डेटा नहीं होगा, तो वो उस रिस्पांस में सेंड कर देगा कि मेरे पास ये डेटा नहीं है। अगर डेटा है तो वो रिस्पांस में उसको डेटा सेंड करेगा, लेकिन ये डेटा सेंड होता है एक रीडेबल स्ट्रीम के अंदर। अब स्ट्रीम्स क्या होते हैं, रीडेबल स्ट्रीम्स। आपको ये सारी चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं वैसे आपको बता रहा हूँ कि बिहाइंड द सीन्स क्या हो रहा होता है। सर्वर आपको जब डेटा सेंड करता है वो डेटा होता है रीडेबल स्ट्रीम्स के अंदर। स्ट्रीम्स क्या होते हैं, ये डेटा के अंदर बिट्स और बाइट्स के अंदर डेटा को ना डिवाइड करते हैं। अगर आपने बिट्स और बाइट्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा हो, आपकी जो कोडिंग होती है या वर्किंग होती है या डेटा होता है कंप्यूटर का, ये बेसिकली जीरो और वंस के ऊपर डिपेंड करता है। आपका सारा का सारा डेटा इनकोडेड होता है स्ट्रीम के अंदर, जीरो और वन के अंदर। फिर आप क्या करते हो, इवेंचुअली आप अपने डेटा को क्लाइंट के अंदर ही जेसन के फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट करते हो। जेसन का फॉर्मेट बेसिकली जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट की तरह ही होता है। और इस तरह फिर आप अपने उस डेटा का यूज करके यूआई पे डेटा शो करते हो। अब ये सारा काम हम अभी करेंगे। अब पहली चीज़ कि हमें पहले से सर्वर बने हुए कहाँ से मिलेंगे, आपको सिंपली जाना है। हम अभी यूज़ कर रहे हैं एक जो सर्वर, वो है डॉगो फेच। अगर अभी मैं यहाँ पे जाऊँ आगे, फेचिंग डेटा। अब जिस तरह हमारे पास जो सर्वर्स होते हैं ना, वो बेसिकली आपको एक रूट देते हैं जिसके थ्रू आपको डेटा वापस मिल सकता है। अब ये हमारे पास एक सर्वर है doc.ceo का सर्वर, वो हमें कोई इमेज रिटर्न कर रहा है अगर हम इस यूआरएल का यूज़ करते हैं। सो अगर मैं ये एंटर करता हूँ इसके अंदर, तो मुझे ये इमेज रिटर्न हो रही है। सिमिलरली आपको जेसन का डेटा भी रिटर्न होता है, लेकिन हमें जब वो डेटा एज अ क्लाइंट के पास आएगा तो वो मिलेगा हमें रीडेबल स्ट्रीम के अंदर। सो अगर हम ये यूज़ करते हैं यूआरएल, अगर आपको देखा जाए, अच्छा अगर आपको एक हिंट चाहिए ना कि मोस्टली सर्वर्स का यूआरएल आप कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, मोस्ट ऑफ द टाइम, ज़रूरी नहीं है वैसे, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम अक्सर ओपन सोर्स सर्वर्स के अंदर ये एपीआई लिखा होता है। इसका मतलब ये होता है कि ये जो रूट है, अगर आप इस पर जाओगे तो कोई ना कोई सर्वर आपको इस टाइप का डेटा सेंड करेगा। और अगर आप देखो तो ये डेटा जो है
ये जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट ही है, राइट, काइंड ऑफ। लेकिन डिफरेंस क्या है कि आपके कीज के अंदर अब कोड्स हैं, जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट के अंदर जो कीज होती हैं उसमें कोड्स नहीं होते। अगर हम ये यूज करते हैं तो हमें कुछ इस तरह का डेटा रिटर्न हो रहा है। इस डेटा को कहते हैं जेसन डेटा। अब ये डेटा अगर मैं अपने क्लाइंट से मंगवाऊंगा ना डायरेक्ट, तो ये मुझे जेसन डेटा नहीं आएगा, ये मुझे रीडेबल स्ट्रीम सेंड करेगा। इसको जेसन में मुझे खुद कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि हमने क्लाइंट से डेटा मंगवाना कैसे हो। तो इसके लिए जब हम कहते हैं ना प्लीज़ मुझे डेटा दे दो, तो हम बेसिकली फेच का यूज़ कर रहे होते हैं। अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि हमने जब हम कहते हैं ना कि प्लीज़ मुझे डेटा दे दो, तो हम इसको कैसे एग्जीक्यूट करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। हम बेसिकली फेच कीवर्ड का यूज़ करते हैं और हम कहते हैं, क्लाइंट कहता है कि सर्वर से प्लीज़ मुझे कुछ डेटा दे दो। सर्वर उससे प्रॉमिस करता है कि हाँ मैं चेक करता हूँ मेरे पास डेटा है या नहीं है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको डेटा वापस सेंड करूँगा, ठीक है। लेकिन पहले सर्वर क्या सेंड करता है, वापस एक प्रॉमिस सेंड करता है। हमने मेक श्योर करना है कि डेटा हमें वो प्रॉमिस सेंड ना करे। हम डेटा से सिंपली कहें कि क्लाइंट के डेटा से फैच के ज़रिए प्लीज़ मुझे डेटा दे दो, लेकिन मुझे प्रॉमिस सेंड ना करना, मुझे चेक करके बताओ, अगर तो डेटा है तो डेटा दो, नहीं तो मुझे डेटा ना दो, अनडिफाइंड वापस सेंड कर दो, ठीक है। हम ये वाला चाहते हैं बिहेवियर। पहले देखते हैं कि प्रॉमिस कैसे सेंड करता है। हम यहाँ पे लिखते हैं सिंपली कॉन्स्ट रेस का मतलब होता है रिस्पॉन्स, क्योंकि सर्वर ने मुझे रिस्पॉन्स वापस सेंड करना है, फेच, और हम वही वाला यूआरएल यूज़ करेंगे। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ ना, तो मुझे ये सर्वर सेंड कर रहा है रिस्पॉन्स, एक प्रॉमिस वापस, जिसके अंदर वो कह रहा है कि आपका प्रॉमिस फुलफिल हो चुका है, यानी कि आपके पास डेटा आ चुका है। लेकिन अगर आप देखोगे तो ये कुछ अजीब सा आ रहा है। और मैंने अगर आपको बताया था, अगर आपको याद हो, तो आपको डेटा जो वापस आता है वो आता है रीडेबल स्ट्रीम के अंदर। तो जो बॉडी के अंदर डेटा है वो आपके पास आया रीडेबल स्ट्रीम के अंदर, लेकिन मुझे रीडेबल स्ट्रीम नहीं चाहिए, मुझे मेरे डेटा को कन्वर्ट करना है जेसन के अंदर। आपके पास दो तरीके हैं। एक तो ये है कि आप कह दो इस तरह, और इसके आगे आप लिख दो सेकंड लाइन में डॉट देन, कि पहले भाई साहब आप कह रहे हो सर्वर को कि भाई मुझे ये वाला डेटा चेक करके दो। सर्वर प्रॉमिस करेगा, यानी कि प्रॉमिस रिटर्न करेगा। हमें वो प्रॉमिस नहीं चाहिए, राइट। हम कहेंगे उसके बाद डॉट देन के अंदर कि उस प्रॉमिस को पकड़ो। हम प्रॉमिस, जो भी डेटा हमें सेंड वापस आएगा प्रॉमिस के ज़रिए, उसको डेटा कह देते हैं। और हम कहेंगे कि उस डेटा को आप जेसन के अंदर कन्वर्ट कर दो। ये जेसन का फंक्शन भी आपको जावास्क्रिप्ट में पहले से ही मिलता। आपने सिंपली क्या कहा है, फेच के ज़रिए मुझे डेटा दे दो। सर्वर आपको एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा जिसके अंदर बेसिकली आपका डेटा होगा या नहीं होगा। और आप फिर कह रहे हो कि मुझे डेटा एज अ प्रॉमिस नहीं चाहिए, वो डेटा पकड़ो, उसको जेसन के अंदर कन्वर्ट करो। तो अब अगर हम इसको देखते हैं और रेस्ट को खोलते हैं, तो यहाँ पे आता है ये जो चीज़ आ रही है छोटी सी, एक ऑब्जेक्ट जिसके अंदर एक मैसेज है अफगान बेसिक ब्लड, और स्टेटस आ गया कि सक्सेस। अब ये थोड़ा सा ना मेरे हिसाब से कंफ्यूजिंग है। हमें बेसिकली क्या करना चाहिए, हम सिंपली, हमें कुछ ऐसा भी चाहिए कि क्लाइंट के प्लीज़ मुझे डेटा दे दो, और सर्वर हमें डायरेक्टली डेटा सेंड कर दे जेसन के अंदर। वो हम कैसे कर सकते हैं, हमने वो देखना है। हम सिंपली कहेंगे कॉन्स्ट रेस फेच। अब हमें पता है इस चीज़ में टाइम लग रहा है, ये एसिंक्रोनस कोड है, ठीक है। इस चीज़ में टाइम लग रहा है ना, आपका क्लाइंट अब सर्वर से कह रहा है, सर्वर कोई प्रॉमिस कर रहा है, इन सारी चीज़ों में टाइम लग रहा है। तो ये एसिंक्रोनस कोड है। हम यहाँ पे कह सकते हैं फेच से पहले अवेट। अवेट क्या करेगा, ये मेक श्योर करेगा कि जब तक सर्वर मुझे पूरा डेटा वापस नहीं सेंड कर देता, आपने अगली लाइन के कोड पे नहीं जाना, ठीक है। सो ये चीज़ हो जाएगी, ये चीज़ मुझे फुलफिल करके डेटा को सेंड कर देगा। अब लास्ट चीज़ रह जाएगी कि मुझे डेटा को अपने जेसन के अंदर कन्वर्ट करना है। सो मैं क्या कहूँगा, डेटा इज इक्वल टू अवेट रेस डॉट जेसन। अब यहाँ पे समझने वाली चीज़ क्या है, डेटा रिटर्न होगा फुलफिल हो के रेस के अंदर, ठीक है। फिर वो नेक्स्ट लाइन पे जाएगा, फिर डेटा
हम कह रहे हैं उसको रीड करो और जेसन के अंदर कन्वर्ट करो। अब डेटा रीड करने के अंदर भी टाइम लगता है ऑब्वियसली, जब आप अपनी कोई फाइल सेलेक्ट करते हो तो उसकी सिलेक्शन में टाइम लगता है। इसी तरीके से जब आप चीज़ों को रीड कर रहे होते हो, अगर आप बुक रीडिंग कर रहे होते हो, ऐसा नहीं होता कि आप फटाफट पढ़ लेते हो, इसी तरह कंप्यूटर को भी टाइम लगता है। वो रीड करेगा डेटा को और जेसन में कन्वर्ट करेगा। अब इसमें भी क्योंकि टाइम लग रहा है तो हम कह रहे हैं अवेट, मुझे आप कोई प्रॉमिस रिटर्न ना करो जब तक आप उस डेटा को कन्वर्ट नहीं कर लेते, मुझे वो डेटा आपने वापस ही सेंड करना, प्रॉमिस की फॉर्म में तो बिल्कुल नहीं सेंड करना। तो ये क्या करेगा, डेटा को रीड करेगा, जेसन में कन्वर्ट करेगा और फिर डेटा आपको सेंड करेगा वापस। अब अगर हम डेटा को देखते हैं सिंपली जाके, तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आ जाएगा मैसेज का अफगान बेसेंट ब्लड, और उसका स्टेटस आ जाएगा सक्सेस। अब अगर हम इस एपीआई को वैसे भी रन करते हैं तो इसके अंदर भी वही डेटा है जो हमें रिटर्न हो रहा है, राइट। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अभी हमने आज जो चीज़ें देखी हैं वो क्या है, हमने देखा है मैपर फिल्टर क्या होता है, स्प्रेड ऑपरेटर क्या होता है अरे के ऊपर, फिर हमने अपने प्रोजेक्ट की इंट्रोडक्शन देखी, उसके अंदर हमने गेट मल्टीपल चॉइसेस अरे की डेमोन्स्ट्रेशन देखी, वाइल लूप देखा कैसे वर्क करते हैं, और सबसे मेन चीज़ जो हमने देखी कि एसिंक्रोनस कोड क्या होता है। क्या होता है, कोई भी ऐसा कोड जिसमें टाइम लगता है। फिर हमने देखा कि फेच के ज़रिए आप सर्वर्स से कैसे डेटा मंगवा सकते हैं। फिर हमने देखा कि आपको सर्वर रिटर्न क्या करते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉमिस रिटर्न करते हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमें प्रॉमिस ना रिटर्न हो, डेटा रिटर्न हो, तो हम अवेट कीवर्ड का यूज़ करते हैं। फिर हमने देखा कि रीडेबल स्ट्रीम क्या होती है, जब भी सर्वर आपको प्रॉमिस रिटर्न करते हैं या डेटा रिटर्न करते हैं तो वो आपको रिटर्न करते हैं उसको रीडेबल स्ट्रीम के अंदर, आपको उसको जेसन के अंदर कन्वर्ट करना होता है। अच्छा, अगर मैं इसमें यहाँ पर रेस्ट देखता हूँ ना, तो रेस्ट भी अगर आप खोल के देखो तो यहाँ पे बॉडी के अंदर आपके पास रीडेबल स्ट्रीम ही है, ठीक है। तो रिस्पॉन्स जो आपको डेटा के अंदर वापस आता है वो रीडेबल स्ट्रीम के अंदर आता है। आपने उस डेटा को, जो रीडेबल स्ट्रीम है बेसिकली, उसको आपने जेसन के अंदर कन्वर्ट करना होता है। आपने बस ये मेक श्योर करना है, राइट। आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। आपने अब करना क्या है, जितना भी आपका एसिंक्रोनस कोड है ना, उसको आपने प्रैक्टिस करना है। और जो 2 वेबसाइट्स आपको बताएंगे, एक आपने ये लूप के ऊपर जाके चीज़ें देखनी है कि बिहाइंड द सीन कैसे काम कर रही है, और सेकेंडली जो वो इवेंट की वीडियो है, इसका लिंक आपको मैं सेंड कर दूंगा। आपने ये जो जावास्क्रिप्ट की कॉन्फ्रेंस है इसको आपने सुन